हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। स्वागत है आपका आपके डेली करंट अफेयर चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाकर हर महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आज हम लोग भूगोल या जियोग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, एल्पाइन पर्वत का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर है दोस्तों टर्शियर युग में। जो हमारे पृथ्वी की आयु है उसको हमने अलग अलग युगों में बांट रखा है। तो एल्पाइन पर्वत का निर्माण टर्शियर युग में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? जो हमारे पृथ्वी की भूपरपटी है उसको हमने कई प्लेटों में बांट रखा है। तो कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? इसका उत्तर है नज़का प्लेट। नज़का प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ने मिलकर एंडीज पर्वतों का निर्माण किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है? पर्वत को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया गया है, कई पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है। तो कौन नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है? इसका उत्तर है सी, एल्पेशियन। तो अपलेशियन पर्वत आपका नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है। इसके अलावा बाकी जो 3 पर्वतों के नाम दिए हैं ये सभी नवीन मोड़दार पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत किसका एक उदाहरण है? एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। हमारा जो हिमालय पर्वत है वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है? माउंट एटना आपका एक्टिव ज्वालामुखी है जिससे अभी भी लावा निकलता है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना इटली देश का ज्वालामुखी पर्वत है जो सिसिली में स्थित है। अगला प्रश्न, पुनर्युवन निम्नलिखित में से किसका परिचायक है? तो जब पुनर्युवन होता है तो इनमें से किसकी उत्पत्ति होती है? इसका उत्तर है किसी स्थल खंड का उत्थान। स्थल खंड का उत्थान से मतलब है कि जो उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो उठ जाती हैं। तो पुनर्युवन किसी स्थल खंड का उत्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न, भ्रंश का मुख्य कारण क्या है? भ्रंश का मुख्य कारण है तनाव। अगला प्रश्न, सैन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है?
सैन एंडियास आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सैन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर है पर्सविषय भ्रंश को। अगला प्रश्न, जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचलन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचलन होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है भ्रंश तल। भ्रंश तल के सहारे स्थल खंडों का संचलन होता है। अगला प्रश्न, जब किसी वलन की एक भुजा अत्यधिक संपीड़न के कारण टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसको क्या कहते हैं? जब किसी वलन की एक भुजा अत्यधिक संपीड़न के कारण टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है नापे। इस घटना को नापे कहते हैं। अगला प्रश्न, वलित क्षेत्र में अभिंटिक कटक और अपनटिक घाटी के विकास को क्या कहा जाता है? वलित क्षेत्र में अभिनटिक कटक और अपनटिक घाटी के विकास को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है उच्चावच प्रतिलोम की स्थलाकृति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसलैंड का ज्वालामुखी नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों कटमई। कटमई के अलावा बाकी जो 3 आइसलैंड दिए हैं उनमें ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है? टेम्बोरा, रिंदजानी और सेमेरू ये सारे इंडोनेशिया देश के ज्वालामुखी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इराजू। इराजू ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, किलिमंजारो कहाँ का एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी वो होते हैं दोस्तों जिनसे पहले कभी लावा निकलता था लेकिन अब नहीं निकलता है। तो किलिमंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है? इसका उत्तर है तंजानिया देश की। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है। तंजानिया में किलिमंजारो नाम का एक मृत ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न, पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पोपा ज्वालामुखी स्थित है म्यांमार देश में, जो हमारे भारत का पड़ोसी देश भी है, जिसको पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी यंगून है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार देश में स्थित है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? जिस समय ज्वालामुखी का उद्गार होता है
तो उससे लावा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो निकलता है वो होता है जल वाष्प। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प निकलता है। अगला प्रश्न, ताजे निष्कासित लावा का तापमान कितना होता है? ताजे निष्कासित लावा का तापमान होता है दोस्तों 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य। जो ताज़ा लावा निकलता है ज्वालामुखी के उद्गार के समय, उसका तापमान 600 से 1200 डिग्री के बीच में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है जिससे लावा अभी भी निकलता है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह होता है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु, जो ज्वालामुखी का कोन होता है या मुंह होता है, उस पर पंख प्रवाह से होता है? इसका उत्तर है मलवा वाह। अगला प्रश्न, गलित आग्नेय पदार्थ किसे कहा जाता है? इसका उत्तर बहुत ही सरल है मित्रों, गलित आग्नेय पदार्थ मैग्मा को बोला जाता है। अगला प्रश्न, भूपरपटी के पूरे आयतन का लगभग कितना प्रतिशत अवसादी चट्टान है? इसका उत्तर है 5%। भूपरपटी के पूरे आयतन का लगभग 5% अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न, प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? उत्तर है परपोषित शंकु। प्राप्ति अवस्था के आधार पर परपोषित शंकु स्थलाकृति बाकी जो 3 दी हैं उत्तर ABC से भिन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज का अवसादी शैलों के साथ साहचर्य नहीं है? इसका मतलब है दोस्तों कि इनमें से जो 4 आपको विकल्प या ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा अवसादी शैल नहीं है? इसका उत्तर है अभ्रक, या जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं। अभ्रक अवसादी चट्टान का साहचर्य नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न, आग्नेय अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? जितनी भी आपकी धातु की शैलें होती हैं वो सभी क्षारीय होती हैं और अधातु की जो शैलें होती हैं वो सभी अम्लीय होती हैं। तो इसका उत्तर है सिलिका का। सिलिका में अम्ल आग्नेय शैलों का प्रतिशत अधिक होता है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।